Welcome in B part of lecture 7. In today lecture we will learn to find the eigenvalues and eigenfunctions for a Freedom integral equation of second kind with separable kernel, and you can say this is algebraic method, and here the need of kernel should be a separable kernel. Then we can apply this technique here. So we know the second kind Freedom integral equation is, so gs is equal to f of s plus lambda a to b kst gt dt. ठीक है, तो दिस इज माय फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. देखो एफ ऑफ एस की वन है ना, तो इसका मतलब नॉन होमोजीनियस आपकी फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है, और यहाँ अल्फा एस की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इट इज सेकंड काइंड. एंड हियर मुझे अब लगाना है एल्जेब्रिक मेथड. तो के एस टी यानी कर्नल जो है दैट शुड बी अ सेपरेबल कर्नल. ठीक, तो आपका पास टॉपिक क्या है आज का? टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. अब एक तो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है. एंड आई टोल्ड यू कि लैम्डा 1/λ इज इक्वल टू म्यू इज द आइगन वैल्यू. ठीक है, तो एक मैट्रिक्स फॉर्म बनती है, तो एक कंडीशन निकालेंगे कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी. फिर आपके पास एफ ऑफ एस इक्वल टू 0 हो जाएगा. फिर वो नेक्स्ट थ्योरम्स हैं हमारे पास. एंड लास्ट लेक्चर में अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर कंडीशन कैसे चेक करनी है, और जैसे क्वेश्चंस करेंगे हम, तो मैं उसमें बीच में बताते रहूँगी कि कौन सा क्वेश्चन नेट में आया हुआ है और कौन सा आपके एग्जाम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग this type of Freedom integral equation, and this is second kind, and here kernel is separable. And in the previous lecture I told you कि separable kernel कौन सा होता है, where we can split our KST as a product of two functions, one is s and t, and summation form में आप उसे लिख सकते हैं. तो this is my given integral equation of second kind. I am writing this is equation number 1, and the kernel is separable, so KST can be written in the form of summation a1s b1t a2s b2t a3s b3t plus up to कहाँ तक जाना है ans bns, where जो ai's हैं वो कैसे हैं, ai's are linearly independent. अब linearly independent का क्या मतलब होता है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पहले किया होगा कि अगर आपके फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 व्हेन ऑल द कोफिशिएंट्स आर इक्वल टू 0. तो हम इस लॉजिक को ना यूज़ करेंगे. जैसे ए आई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ले लीजिए अल्फा 1 a1. सपोज मेरे पास a1 और a2 टू फंक्शंस हैं, so these two functions are linearly independent if their linear combination is equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है सॉल्यूशंस की, द लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0 बनेगा ओनली व्हेन ऑल अल्फा इज इक्वल टू 0, फिर आई इज इक्वल टू 1 और 2. अगर आपके सपोज n है तो यहाँ पे क्या कंटिन्यूशन चलेगी, n तक चलेगी. तो दिस इज द मेन पॉइंट, अल्फा इज आर कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट. ये हमारी कंडीशन थी जब हमने सेपरेबल की डेफिनेशन की थी कर्नल की. आई थिंक ये आपको पॉइंट मिल गया होगा. देखिए, आई विल आस्क दिस थिंग इन द ड्यूरिंग आवर डेरिवेशन कि ये कंडीशन आप यूज़ करोगे. ठीक, अब हम करने क्या जा रहे हैं, फ्रीडम सेकंड इंटीग्रल है और इसका मुझे एल्जेब्रिक मेथड करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, एंड फिर मुझे आइगन वैल्यूज करनी है. तो गिवन कर्नल कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. अब इक्वेशन तो आपकी 1 है, तो ये जो कर्नल की वैल्यू आई ना आप यहाँ पर पुट कर दीजिए. तो क्या आएगा, जीएस की जगह जीएस आ जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल एफ एस प्लस हियर इज योर लैम्डा ए टू बी, एंड इन प्लेस ऑफ कर्नल यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ द कर्नल. कर्नल क्या था आपका, ए आई एस बी आई टी जी टी एंड डी टी. अब इसका मतलब क्या है, a1 b1 a2 b2 a3 b3, इंटीग्रेशन किसके साथ है, dt के साथ. तो आप इसे कैसे स्प्लिट कर सकते हो, g ऑफ s इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा. अब ये समीशन जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन किसके साथ है, इंटीग्रेशन तो t के साथ है.
तो हेयर यू कैन राइट ए टू बी बाहर ले लो समेशन, तो ये समेशन बाहर चला गया, ठीक है, 1 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये प्रोडक्ट में इसके साथ, और यहाँ टर्म आ गई। अब देखिए आई की वैल्यू 1 होगी तो क्वेश्चन क्या बनेगा, लैम्डा इज आउटसाइड A1S इंटीग्रेशन BIT GT DT, फिर प्लस, फिर आई की वैल्यू 2 ले लोगे, फिर 2 आएगा, तो हाउ मैनी टर्म हियर, देयर आर n टर्म, ठीक है। अब यहाँ देखिए BIT कोई ना कोई फंक्शन होगा जो गिवन होगा आपके पास, GT भी इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा A to B। अगर आप इसे सॉल्व करें तो दिस इज नथिंग बट ए कांस्टेंट, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू B1 आई एम सेइंग C1, कॉरेस्पॉन्डिंग टू B2 आई एम सेइंग C2। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, G ऑफ S इज इक्वल टू F ऑफ S प्लस लैम्डा एंड दिस इज समेशन I is equal to 1 to n, here is AI of S and here is C of I, corresponding to each integral there is one value, ठीक है। पहले 1 लेके लोगे तो ये वैल्यू, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, वेयर आपने क्या पुट किया, आपने पुट किया यहाँ पर CI इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A to B, ये मेमोराइज भी करना, सम क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट करेंगे इसे, BI of T G of T and dt। तो राइट दिस टू, दिस इज माई इक्वेशन 3 एंड दिस जो मैंने पुट किया CI वैल्यू, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपके पास बन गया। तो ये आपका मेन टारगेट है, ये सॉल्यूशन है। इफ़ यू आर एबल टू फाइंड दिस C1 C2 C3 यूनिकली देन यू विल से यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, यह भी गिवन है, ये आपको निकालना है, सॉरी, ठीक है। ये वैल्यू आप अंडर द इंटीग्रल साइन है तो यू वांट टू फाइंड दिस वैल्यू। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, हेयर माय ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड दिस CI एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CI, जो कर्नल में आपके पास t का फंक्शन है उसको अगर GT से गुना किया जाए A to B, दिस इक्वेशन 4 गिव्स मी द CI वैल्यूज। तो दिस इक्वेशन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। तो मेन हमारा टारगेट यही रहेगा, हेयर माई ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड दीज CI's वैल्यूज, ठीक है। और ए पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ आपका क्योंकि FS गिवन है, तो FS आपका गिवन है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा इस पर कुछ कंडीशन लगेंगी, तो वो होमोजीनियस सिस्टम भी बना सकते हैं और नॉन होमोजीनियस भी। लेट अस चेक। तो आई अगेन राइटिंग हेयर इक्वेशन 3 and 4, आपकी 3 यही बनी ना, और CI आपका इक्वेशन 4 ये है, ठीक है। अब आई वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन आपको गिवन है, सेकंड काइंड, आई वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, तो इट इज सफिशिएंट फॉर मी टू फाइंड दीज वैल्यूज ऑफ CI's। तो माई ऑब्जेक्टिव इज हेयर टू फाइंड दिस CI's। सो टू फाइंड दिस, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना वहाँ पे भी हम यही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। अब मेरे पास 4 और 3 देर आर 2 इक्वेशन एंड 1 इक्वेशन इन माई हैंड इज़ 1, तो ये तीनों इक्वेशन मुझे यूज़ करनी है और वैल्यूज़ CI फाइंड आउट करनी है, या कंडीशन ऑन CI's निकालनी है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे या सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे GS है और यहाँ कौन है, GT है। तो एज अगर मैं कहती हूँ सॉल्यूशन है तो GT ये वाला इक्वेशन होगी, तो इसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ T क्या होगा, तो एवरीवेयर यू विल रिप्लेस योर S बाई T। तो फ्रॉम 3 आई एम राइटिंग G ऑफ T इज इक्वल टू, जस्ट आई एम चेंजिंग S की जगह पे T चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और कोई चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी CI's हैं वो BI पे डिपेंडेंट है, देखो C1 B1 होगा, C2 B2 होगा, GT तो सेम रहेगा। तो ये I और ये I सेम ना हो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, आई विल टेक हेयर K इक्वल टू 1 to n, एंड जहाँ I है वहाँ K कर देते हैं। तो दिस इज CK एंड AK ऑफ फंक्शन किसका बना रहे हैं हम इसे, T का, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 5 कर दीजिए, ठीक है। नाउ 4, इक्वेशन 4 से देखो, 4 इम्प्लाइज, 4 में क्या लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज माई CI, तो ये सेम रहेगा, इज इक्वल टू एक इंटीग्रेशन है A to B रहेगा, यहाँ BI T है, इस I का कनेक्शन इस C के साथ है। अगर I की वैल्यू 1 है तो C1 इक्वल टू इंटीग्रेशन में B1 और साथ में कौन है, GT, देखो ना ये वाला।
अब ये GT मैं इक्वेशन 5 से निकाल रही हूँ, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ. तो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ G of t from equation 5 in equation number 4. So I obtained here f of t plus lambda summation k equal to 1 to n, and this is c of k and a k of this is function of t है, तो यहाँ पे भी t आ गया, तो ब्रैकेट स्टार्ट, ये क्लोज, एंड द हेयर इंटीग्रेशन इज d of t. ठीक, अब यहाँ देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हेयर आई ऑब्टेन द टू तो नहीं कह सकते, n+1 इंटीग्रल हम यहाँ निकाल लेंगे. तो इंटीग्रेशन किसके साथ है? t के साथ. ये किसका फंक्शन? t का. तो यू विल राइट a to b हेयर, दिस इज bi ऑफ t एंड f ऑफ t एंड dt. एक टर्म तो आपको ये मिलेगी. सेकेंड प्लस है, प्लस आ जाएगा. जब k की वैल्यू आप 1 लेंगे, क्योंकि k का तो i के साथ कनेक्शन नहीं है ना, k का कनेक्शन तो किसके साथ है? इंडिपेंडेंट. हाउ मेनी टर्म्स हियर? देयर आर n टर्म्स. तो एवरी टर्म मल्टीप्लाई विद t and integrated with t. So ck is constant, so you can write summation. If you want to take this ck outside from the integration, so you can take it. So 1 to n, here is integration a to b, here is ak of t, and here is bi of t and d of t. देखिए, एक तो आपको इक्वेशन नंबर 4 मेमोराइज करनी है, ठीक है. फिर आपको यहाँ पर ये जो कंडीशन बनी ये आपको मेमोराइज करनी है. नाउ आई एम टेकिंग दिस टर्म, ये जो होल टर्म है आपकी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड. तो ये सी आई रहेगा, ये प्लस का इधर आएगा माइनस, दिस इज लैम्डा, दिस समीशन साइन एज इट इज, एंड इन प्लेस ऑफ दिस टर्म आई एम टेकिंग न्यू कांस्टेंट. देखिए, इंटीग्रेशन ए टू बी कांस्टेंट लिमिट है ना, तो आफ्टर इंटीग्रेशन दिस टर्म विल बी अ कांस्टेंट. सो आई एम टेकिंग इट aik, and this term a to b bit f of t dt. याद रखना यहाँ ft है, that's why I am writing it is fi. i का मतलब है bit मल्टीप्लाई है, तो यानी कि आप यहाँ कहेंगे कि where, अब आपने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है? इन प्लेस ऑफ दिस टर्म, यानी कि aik, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b. दिस बी आई आप चाहें तो पहले लिख लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. BIT AK ऑफ T एंड DT मेमोराइज करना है. AIK आपको चाहिएंगे, तो BI इंटू AKT एंड योर F ऑफ I, ये भी आपने पुट किया ना यहाँ पर. तो FI क्या बना आपका? FI आपने इस इंटीग्रल के प्लेस पर रखा है, तो हेयर योर FI इज इक्वल टू A to B BIT, and here is f of t d of t. So write it, this is equation number 6, and these are the sub part of equation. So I am writing 6th A equation and this is your 6th B equation. Any doubt? ठीक है, यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को स्प्लिट करना है. तो कैसे स्प्लिट करेंगे? देखिए, अगर आप इसे एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको i की वैल्यू क्या लोगे? आप पहले 1 लोगे, एंड हाउ मेनी टर्म इन द लेफ्ट हैंड साइड? n इज हेयर, 1 इज हेयर, तो टोटल नंबर ऑफ n+1 टर्म है. एवरी टाइम देखिए, जब i की वैल्यू इनिशियली अगर आप i को 1 ले लेते हैं, तो यहाँ इसे एक्सपेंड कर दीजिए, क्या बनेगा? यहाँ आपकी टर्म बनेगी c1 माइनस लैम्डा, है ना. यहाँ पे आपकी n टर्म्स आएंगी, क्या क्या आएंगी? c1 a11 प्लस c2 a12, ऐसे करते करते लास्ट में cn a ऑफ 1n. ठीक है, ये क्लोज इज इक्वल टू क्या होगा? f1. ठीक, ऐसे ही अब सेकेंड इक्वेशन लिखिए. जब i की वैल्यू आप 2 लेंगे, तो हेयर विल बी c2 माइनस ऑफ लैम्डा, हेयर इज c. अब k तो फिर आपका 1 से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो यहाँ k की वैल्यू कितनी होगी? 1. तो c1 a i की वैल्यू 2, a21. फिर यहाँ चेक करेगा, एक प्लस का साइन लगेगा, k की वैल्यू इंक्रीमेंट लेगा, यू गॉट 2
C2A22 प्लस फिर C3A23 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म के की वैल्यू क्या हो जाएगी n, तो यहाँ हो जाएगा C ऑफ n, यहाँ होएगा A2n। ठीक है, फिर ये चेक करेगा, नेक्स्ट प्लस तब करेगा जब हमारा k इससे कम होगा या, ठीक है, इससे कम होगा या तभी आगे जाएगा। अगर इक्वेलिटी कंडीशन आई गोट हेयर तो आई विल स्टॉप द समीशन साइन, तो दिस इज प्लस हेयर एंड इज इक्वल टू F2 एंड सो ऑन। हाउ मैनी? C3, C4, C5, C6 एंड लास्ट इज I इक्वल टू n हो जाएगा ना आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? Cn माइनस हेयर इज लैम्डा, अगेन k इक्वल टू 1, तो हेयर इज C1, I की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम? n, तो an के यानी कि an1 प्लस, फिर ये साइन चेक करेगा n से ग्रेटर है, a से लेस है तो यस, तो एक प्लस करेगा, फिर नीचे k की वैल्यू इंक्रीमेंट जाएगी 2, तो इट गिव्स C2 a ऑफ n2 प्लस फिर C3 a ऑफ n3 एंड सो ऑन कंटिन्यूएशन एंड लास्ट इज Cn, k की वैल्यू n हो जाएगी, a ऑफ nn इज इक्वल टू, ये एंड सो ऑन है बीच में, यहाँ पे भी एंड सो ऑन है, देर आर सो मैनी टर्म्स एंड लास्ट एंड आई की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हो? n, तो ये क्या दे देगा आपको? f ऑफ n। ठीक है, तो देखिए हमने टॉपिक स्टार्ट में किया था एल्जेब्रिक मेथड। तो हियर माय ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड दीज CIs। ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि जस्ट CI फाइंड आउट करने। एंड हियर if I write this equation number, suppose I said कि the system of equation is equation 7, ओके, तो C1 ये रहा C1, इन दोनों को आप कंबाइन कीजिए, बाकी टर्म डिस्टिंक्ट है, अलग आएंगी। अब यहाँ C2 है, इसके साथ ये C2 हो जाएगा, फिर ऐसे C3 आएगा, उसके साथ C3 जाएगा, Cn के साथ कंबाइन। तो राइट दिस इन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वेयर वेरिएबल आर C1, C2, C3 अप टू C ऑफ n। तो देखिए ये आपका जो सिस्टम है इक्वेशन 7, यू कैन राइट दिस वन, C1 is here, C1 is here, here is minus lambda A11, so I wrote it here and the multiply with C1. When this minus lambda multiply this one, so I obtain here minus lambda A12 into C2, then there is a minus sign here and so on। ठीक है, लास्ट टर्म क्या बनेगी आपकी? ये वाली, ठीक है, माइनस के लैम्डा A1n एंड मल्टीप्लाई विथ Cn इज इक्वल टू F1। ऐसे ही सेकेंड में देखो ये टर्म तो यहाँ आ जाएगी, ये वाली, ठीक है ना, C1 है ना साथ में, तो माइनस लैम्डा 2 1 C1। अब हेयर इज C2, हेयर इज आल्सो C2, तो C2 कॉमन, हेयर इज 1 माइनस लैम्डा A22, तो दिस इज डायगोनल एलिमेंट, फिर माइनस, फिर आपका A23 आएगा, A24, 25 एंड लास्ट टर्म इज A2n, तो दिस इज माइनस लैम्डा A2n एंड Cn इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट इज F2 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म पे आ जाइए, लास्ट टर्म में ये तो Cn है, तो ये किसके साथ जाएगा? लास्ट के साथ, तो हेयर फर्स्ट टर्म क्या बनेगी? माइनस लैम्डा an1 इंटू C1, तो आई रोट इट हेयर। देन सेकेंड टर्म माइनस का साइन जाएगा, lambda an2 and C2 and continue this one, but the last term Cn and here is also Cn, so I'm taking Cn outside, here is 1 minus lambda ann is equal to Fn। ठीक है, तो ये जो आपका बना अब इक्वेशन, दिस इज व्हाट? सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अगर आपको याद हो मैंने 7th A लेक्चर के एंड में किया था, ax is equal to b, today I write ac is equal to right hand side, suppose I said कि this is f, ठीक है ना, तो कॉलम वेक्टर क्या होगा? a, this is C1 C2 Cn, एक स्क्वायर मैट्रिक्स A क्या बनेगी आपकी? अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस लैम्डा A11, दिस इज माइनस लैम्डा A12 एंड सो ऑन, माइनस लैम्डा A1n and the column vector जो unknown है I want to find they are C1, C2 and so on, last is Cn। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? दिस इज माइनस लैम्डा A21
and this is 1 minus of lambda a22 and so on. Here last term is lambda a2n. cn तो बाहर ले लिया, देखो ना ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इसकी. राइट हैंड साइड क्या है फर्स्ट टर्म में, दैट इज माई f1. सेकेंड इक्वेशन में क्या है, दैट इज f2 एंड सो ऑन. तो लास्ट टर्म क्या है आपकी ये वाली, तो दिस इज माइनस लैम्डा a n1. second term is minus lambda a n2 and so on. Here last term is 1 minus of lambda a n and last here I wrote c of n and here last term क्या है आपकी f of n. तो your Freedom integral equation with separable kernel reduced to equation number 8. This is my 8. तो ये है क्या, ये इसी फॉर्मेट का तो है जिसमें ए कौन है, ये मेरी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मेरा कॉलम वेक्टर है जो मुझे फाइंड आउट करना है, और ये एफ आपका राइट हैंड साइड है. एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ f1 f2 f3, दैट इज ए इंटीग्रल. अभी तो हमने इक्वेशन नंबर 6th बी में एफ आई डिफाइन किया है, 6th ए में मैंने ए आई के डिफाइन किया है. गॉट दिस पॉइंट. अब आपको थोड़ी सी वो नॉलेज होनी चाहिए कि ये एल्जेब्रिक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है और इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं. एंड ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ लेक्चर 7 के पार्ट ए के बिल्कुल एंड स्लाइड पे. ठीक है, तो देयर आई टोल्ड, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसे, दिस सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन एफ पे जाएगी इफ़ एफ इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा. ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, रीज़न बीइंग कि आपकी जो इक्वेशन है फ्रीडम दैट इज़ नॉन होमोजीनियस. यहाँ आगे जो सिस्टम बना वो कंडीशन इस एफ आईज पे पड़ती है कि हो सकता है एफ ऑफ एस आपका 0 नहीं है और ये वाली वैल्यू 0 हो और 0 ना हो. तो आई एम द टॉकिंग द केस व्हेन एफ इज़ नॉट इक्वल टू 0. एंड दिस नॉन होमोजीनियस सिस्टम हैड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशन. तो हमारे लिए काम का है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन. तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन शुड बी नॉट इक्वल टू 0, और राइट हैंड साइड अगर 0 नहीं है तो दिस सिस्टम हैज़ द यूनिक सॉल्यूशन. व्हाट डू मीन बाय यूनिक सॉल्यूशन, यू हैव द C1 C2 C3 इज यूनिक वैल्यूज. ठीक है, हो सकता है कि आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए. तो डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू 0 होता था तो इसमें डिपेंड करते थे हम कुछ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते थे. अगर आपको मेमोराइज हो वो भी राइट हैंड साइड से निकलता था. ठीक है ना, अगर राइट हैंड साइड 0 नहीं है और ए का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर वो आर आता है और नंबर ऑफ वेरिएबल n है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फिनाइट सॉल्यूशंस. एंड एक ये केस था आपका इन्फिनाइट सॉल्यूशन का. फिर आपका कंडीशन थी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए वो तो इक्वल टू सपोज 0 है, यानी कि इसका रैंक जो होगा ना ए का वो कुछ कम हो जाएगा. तो ऐसी कुछ कंडीशंस हमने की हुई हैं. तो मैं लिख देती हूँ कि रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन एन, सपोज यू आर टेकिंग दैट इज़ आर, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इज़ ग्रेटर देन आर. एक ज़्यादा ही ले लो चाहे, तो ग्रेटर देन आर कर लो. इन दैट केस देयर इज़ नो सॉल्यूशन. तो ये आपकी थ्योरी है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग दीज थ्योरम्स. तो फिलहाल तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, आई नीड ओनली दिस स्टेप, एंड फॉर आइगन वैल्यू आई नीड दिस स्टेप. ठीक, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, देखिए आपका सिस्टम ये है. अब ये मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो नोटेशन में मेरी यहाँ पर ए है, सी मेरा कॉलम वेक्टर ये है, एफ मेरा राइट हैंड साइड है. इनिशियली मैंने कहा एफ ऑफ एस एग्जिस्ट करता है, यानी कि मेरा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है. अब ये जो f1 f2 f3 हैं ये 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. पहला केस हम लेके चल रहे हैं कि राइट हैंड साइड जो है दैट इज़ 0 नहीं है. ठीक है, अब हम लिखने जा रहे हैं दिस सिस्टम. तो आप यहाँ लिख सकते हो हैंस ये जो इक्वेशन 8 है दिस रिप्रेजेंट, अब कितनी इक्वेशन है ये आप बता सकते हैं. दिस रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ हाउ मैनी इक्वेशंस 1 2 3 अप टू कितनी n. तो सिस्टम ऑफ n
algebraic equation and algebraic equations for unknown CIs. ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर भी डिटरमिनेंट क्या है, इक्वल टू जीरो है. तो आई विल राइट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये तो अपनी मैट्रिक्स नोटेशन है ना. डिटरमिनेंट में क्या होता था, टू कॉलम्स के बीच में हम इसे लिखेंगे. तो CIs वेयर, या आप ये कह लीजिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है whose determinant is given by. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिटरमिनेंट आएगा ना, डिटरमिनेंट आपका बनेगा दिस मोड वैल्यू, और ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इनकी 1 माइनस ऑफ लैम्डा A11. तो ये आपका डिटरमिनेंट बनेगा. तो आई एम गिविंग दिस नोटेशन इज D ऑफ लैम्डा. D लैम्डा इज अ डिटरमिनेंट. ठीक है, अब आप इसे एक्सपेंड करेंगे. देखिए देयर आर द टू पॉसिबिलिटी, वेदर दैट दिस डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो और दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो. दो ही केस होंगे, या तो जीरो होगा या जीरो नहीं होगा. अगर ये जीरो होता है तो आई ऑब्टेन हेयर पॉलिनोमियल एट मोस्ट n डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी या तो n डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी या इससे कम आएंगे, रिपीटेड केस हो जाएंगे. तो हेयर यू कैन से दिस डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट इज गिवन बाय d लैम्डा and it is यानी कि which is a polynomial. A polynomial किस में होगी, who is unknown here. देखो A1 के AI के, ये तो आपका एक इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट A to B है, तो यानी कोई ना कोई वैल्यू आएगी. तो अननोन कौन है, अननोन तो आपका लैम्डा है ना. तो विच इज़ अ पॉलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ एट मोस्ट of degree at most n. जितने नंबर ऑफ वेरिएबल है उतने डिग्री हो सकती है. ठीक है, तो अब हम केसेस करने वाले हैं. अब मेन केसेस यही बनते हैं, तो वो अलग अलग थ्योरम्स हैं, वो हम कमिंग लेक्चर्स में करेंगे. तो आज हम एक कंडीशंस लिखते हैं इसके ऊपर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल सॉल्व 3-4 क्वेश्चन. देन आई विल टोल्ड द रिजॉल्वेंट कर्नल फॉर दिस एंड हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यू. देखिए आप ये डी लैम्डा मिल गया आपको. अब ये इक्वल टू हम जीरो भी कर सकते हैं और नहीं इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो व्हाट आर दोज कंडीशंस, ये हटा दीजिए. तो हियर तो कंडीशंस क्या मिलेंगी, डी लैम्डा नॉट इक्वल टू ज़ीरो. देन आवर माई सिस्टम एक्स जो 8 है, इट्स हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. अगर आपके डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा. तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपनी, इट इज़ दिस वन. तो ये थी आपकी फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. इफ़ डी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन दिस सिस्टम, ठीक है, एफ एस आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो है यहाँ पर, देन दिस इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. क्यों सॉल्यूशन यूनिक होगा, क्योंकि जो आपका सिस्टम बना है ना ए सी इज इक्वल टू एफ जो है, वो सिस्टम आपका यूनिक सॉल्यूशन रखता है. तो वो यूनिक वैल्यूज़ आप कहाँ पुट कर देंगे, यूनिक वैल्यूज़ ऑफ CIs यू विल पुट इन इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि आपने GSC तो निकालना है. और GS के लिए अगर आपके पास C1, C2, C3, CN दीज आर यूनिक, तो ये जो इक्वेशन 3 बनेगी सॉल्यूशन ऑफ माई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी अपनी. तो अगर CIs यूनिक है तो इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक आएगा. तो ये हमारा एल्जेब्रिक सिस्टम हमें इंडिकेशन देता है कि अगर आपकी फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड है और कर्नल आपका सेपरेबल है, तो एल्जेब्रिक सिस्टम से आप यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इम्पोजिंग द कंडीशन ऑन डी लैम्डा. तो यही आपकी लिमिटेशन भी है इस मेथड की, कि दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. बाकी अगर सेकंड केस होंगे, इन दैट केस आई नीड अनदर मेथड्स विच आर इन आवर सिलेबस. ठीक है, अब एक कंडीशन तो हमने इम्पोज कर दी कि डी लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. व्हाट अबाउट डी लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो अगर आपका डी लैम्डा, ये जो आपका ए सी इक्वल टू एफ बना था ना, इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट को मैंने कहा डी लैम्डा. अगर डी लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो बन जाता है आपका, देन ये जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दिस सिस्टम X 8, आइदर
हैज़ द सॉल्यूशन और नॉट हैव द सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर या तो इसका सॉल्यूशन होगा नहीं या फिर इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो डी लैम्डा इक्वल टू 0 देन आइदर 8, अगर 8 का आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, तो इक्वेशन 1 विल बी नॉट सॉल्वेबल। अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके तो आपका सिमिलरली आपकी इक्वेशन जो 3 होगी उसके भी इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो जैसा आपका सिस्टम ये वाला आंसर देगा कोरस्पॉन्डिंग टू सी आई, द कोरस्पॉन्डिंग सी आईज आंसर विल बी देयर। तो व्हाट विल यू राइट हियर? तो डी लैम्डा इक्वल टू 0 देन आइदर माई सिस्टम 8 एंड हेंस जैसा आपका सिस्टम बनेगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ही आप कहेंगे 1 इज अनसॉल्वेबल। और अगर आपके सिस्टम के इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हैं, मैनी हैज़ मैनी मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशंस, ये कहोगे आप मैनी मतलब और इन्फिनाइट सॉल्यूशंस, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपको आंसर हो। क्वेश्चन करेंगे उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी, ठीक है। अब आपने देखो क्या कहा, डी लैम्डा इक्वल टू 0, तो ये जो वैल्यू आएगी लैम्डा विच सेटिस्फाई दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, दिस लैम्डा इज नोन एज आवर आइगन वैल्यूज फॉर माई इक्वेशन 1। एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास ये इक्वेशन बनी होगी ना सी आईज वाली, हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चंस में। तो अगर पॉसिबल हुआ तो जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन आएंगे आपके, दे आर नोन एज द आइगन फंक्शंस, ठीक है। अब देखिए आपका पहला केस अगर बनता है डी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये लैम्डा की वो वैल्यूज़ हैं जो आइगन वैल्यूज़ नहीं हैं, ठीक है। तो इन आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें ये वाला केस बनेगा एंड द रिमेनिंग केस वी विल सॉल्व इन द next lecture, next part of this lecture, 7th question is solve the Freedom integral equations of second kind. So this is my given equation and here is 1, here f of s is s, kernel is s minus of t, and this can be written as the sum of two terms. So I can solve this by algebraic method, और क्वेश्चन भी है कि solve this, आइगन वैल्यूज नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो आई रोट जी एस इज इक्वल टू एस प्लस लैम्डा 0 to 1 एस माइनस 1 जी ऑफ टी डी टी। एक तो तरीका है कि आप इसमें अल्फा 1 A1 के और वो पूरा निकालो, वो क्वेश्चन हम सेकंड करेंगे। अभी मैं इसको डायरेक्ट कर देती हूँ। देखो जी एस इज इक्वल टू एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यू कैन टेक एस इज आउटसाइड, दिस इज 0 to 1, इट इज़ जी ऑफ टी d of t, and next is minus lambda outside, this is 0 to 1, and this is t, g of t and d of t. Here I am taking this is my c1 and I am taking this term is my c2. So on putting this one, yeah, let कर लीजिए what I am saying, I am saying c1 is equal to 0 to 1 b1t g of t ना, तो b1 आपका 1 है तो जस्ट g ऑफ टी डी टी हो गया, एंड c2 इज इक्वल टू दिस वन, यानी कि 0 to 1 दैट इज b1t, वो आपका t ही है, यही नोटेशन की थी ना आपने, तो t g ऑफ टी d ऑफ टी। आफ्टर मेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशन नंबर सपोज दिस इज स्टार, तो ये रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनेगी, जी एस सॉल्यूशन जो होगा दैट इज s प्लस लैम्डा, in place of this one you will write c1 and this is minus its lambda and this is c2. Write this equation 3 as in my derivation, ठीक है। तो अब आपके पास दो वे हैं कि या तो इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए जी टी की वैल्यू, अब हमने ऐसे ही किया था ना सी के सी आई इज इक्वल टू जो मेरा एक्सप्रेशन था मैंने वहाँ पुट कर दिया था। तो हियर जी एस ये है, अगर मैं आपको कहूँ कि जी टी बताओ क्या आएगा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी टी, जी टी इज नथिंग बट इन प्लेस ऑफ एस यू विल राइट टी, एंड योर ऑब्जेक्टिव इज हियर टू फाइंड c1 and c2 by converting this into a system of equations. So now put
दिस GT इन C1, तो इसका नंबरिंग कर लेते हैं. सपोज दिस इज स्टार लिखा ना, तो 2A कर दीजिए. अच्छा ये 3 कर दिया हमने, ठीक है. ये 2B कर दीजिए. तो 2A के अंदर अगर आप पुट करेंगे वैल्यू ऑफ GT, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, C1 इज इक्वल टू 0 to 1 है. इन प्लेस ऑफ GT आप क्या पुट करेंगे, इट्स वैल्यू दैट इज लैम्डा T C1 माइनस लैम्डा C2. इंटीग्रेशन किसके साथ है, DT के साथ है. अब यहाँ T का इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा, दैट इज T²/2. यहाँ लैम्डा T²/2 माइनस लैम्डा C2 इंटू T. पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाइज करके C1 इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करना. एंड सिमिलरली यहाँ पे भी पुट कर दो, C2 विल बी इक्वल टू 0 to 1. इसमें TGT है, यानी GT को T से गुना करके तो मल्टीप्लाई करोगे तो T². इट गिव्स लैम्डा T² C1 एंड लैम्डा T C2 एंड D of T. नाउ इंटीग्रेट T² T3/3 सॉरी प्लस लैम्डा T3/3 C1 माइनस लैम्डा T²/2. देन पुट 0 to 1. तो यू विल ऑब्टेन हियर C2. So on integration and putting limit, I obtained these two equations. Now I want to write the system AC is equal to F. अब here is C1, ये तो C1 इसके साथ था, तो C1 है, ये लिख दिया. C1 is equal to 1 plus lambda C1/2 माइनस लैम्डा C2. ठीक है, प्लस में लैम्डा C2. तो इसको अब सिंप्लीफाई करो. अब एक काम कीजिए, देखो C1 इज हेयर, लैम्डा C1/2 इज हेयर, तो टेक दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो इट गिव्स यू 1 माइनस लैम्डा/2 C1 एंड दिस लैम्डा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड गिव्स यू, ये आपका वैसे इसमें आएगा माइनस C1 इधर चला जाएगा, तो ठीक है, तो ये आप यहीं रखो. तो इसको आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखिए. तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये C1 है, ये भी C1 है, ठीक है. ये आपका लैम्डा2, यहाँ साथ में C2 है, लैम्डा के साथ लैम्डा और C2. नाउ यू वांट टू रिसफल इट वन एंड इफ यू वांट टू राइट इट, तो टेक इट ऑन दिस साइड एंड टेक दिस ऑन दिस साइड. सो यू विल ऑब्टेन हियर दिस lambda/2 C1. I am taking this C1 here. So -1 and this is C1. I am taking this on this side. So here is lambda C2 and this is -1. Take this side. So it is -1/2. And similarly यहाँ कीजिए. तो here I am taking this term here. तो lambda/3 C1 and this term here. तो lambda/2 C2. ये एस्टिस, ये इधर लेके आए. अब ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 भी आएगा, -1, और वहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो दिस इज +1. देखो चेक करके आंसर यही बनता है ना आपका. आई एम टेकिंग दिस ऑन दिस साइड. एक्चुअली माई ऑब्जेक्टिव इज हेयर टू राइट दिस फॉर्म. तो ए मुझे फाइंड आउट करना है कि यहाँ क्या बनेगा. तो दिस इज इन द मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगा, लैम्डा -1 एंड यू कैन राइट लैम्डा -2/2, एलसीएम ले लें तो, एंड दिस इज माइनस लैम्डा, इट्स लैम्डा/3 एंड इट्स लैम्डा प्लस एलसीएम ले 2/2 एंड हियर इज कॉलम वेक्टर C1 एंड C2 and your right hand side is a numerical value which is not 0. So it's a non-homogeneous system of equation and this system has unique solution. Unique solution कब, जब determinant of A is not equal to 0. यानी आपका जो d लैम्डा था वो इसका डिटरमिनेंट होता है. इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, लैम्डा -2/2 माइनस लैम्डा/3 एंड माइनस लैम्डा +2/2. ठीक है, तो दिस सिस्टम यानी कि C1 और C2 यूनिक मिलेंगे आपको. यूनिक, यू विल ऑब्टेन द यूनिक वैल्यूज. कब, जब इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा.
यानी कि ये लैम्डा की वैल्यूज़ होंगी वो आइगन वैल्यूज़ नहीं होंगे जो यहाँ सेटिस्फाई करेंगी यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए। ठीक है, ये भी आपको कंडीशन यहाँ मिल रही है। नाउ अब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये आपका कौन आ गया, क्रैमर रूल किया होगा आपने। यूनिक सॉल्यूशन अगर +2 में गया था ax = b, अब x की जगह आपका c है, b की जगह आपका f है। डेल्टा कौन होता था, a का डिटरमिनेंट जो हमारे यहाँ d लैम्डा है। ठीक है, अगर ये d लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 होता था तो आप पहला सॉल्यूशन कौन है मेरा, वहाँ x1 होता था, यहाँ c1 है। c1 इज व्हाट, c1 आपका मिलेगा डेल्टा 1/डेल्टा। हाउ ऑब्टेन डेल्टा 1, फर्स्ट कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय दिस वन इन द डिटरमिनेंट। अभी करते हैं इसको। ठीक है, क्रैमर रूल बता दूं एक बार। एंड डेल्टा 2, as my delta is not equal to 0, that's why I can use Cramer rule for the unique solution to find the value of C1 and C2. अब C1 C2 आपने निकाल ली, इसको इक्वेशन नंबर 1 स्टार में पुट कर, स्टार जो हमने ली थी ना इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर 3 वहाँ पुट कर दीजिए, तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड दिस वन। तो ये डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज नथिंग बट माई डेल्टा एंड दिस वैल्यू। अब इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कीजिए, दिस बाय दिस माइनस साइन के साथ दिस। देखो सॉल्व करके क्या आता है। So when I expand the determinant, I obtain these two terms, and on simplification of this one, you can take the LCM is 12 here, 4, 3. So this is minus 3 lambda square plus 12 plus 4 lambda square. So here is lambda square plus 12 by 12. ठीक है, तो this is my condition, and for having unique solution, what are the condition on lambda? For unique solution, lambda square plus 12 by 12 should be not equal to 0। यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन कितनी पॉइंट्स किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, सभी वैल्यूज एक्सेप्ट दिस कंडीशन। ठीक है, ये भी देखो आपका कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएंगी लैम्डा की जिनके लिए ये सॉल्यूशन आपका यूनिक एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 के लिए आप क्या करेंगे, यू विल रिप्लेस योर फर्स्ट कॉलम इन द डिटरमिनेंट बाय द राइट हैंड साइड, -1/2 एंड -1/3। यानी इन प्लेस ऑफ दिस वन यू विल राइट -½ एंड इन प्लेस ऑफ दिस वन यू विल राइट -1/3 and it is your delta 1. So lambda 1 I replacing, I got this determinant. Now expand this. So this by this I obtain 6 minus lambda by 12, and then C1 is given by Cramer rule। क्या कहते हैं, lambda delta 1 delta। What is delta 1? 6 minus lambda by 12, and delta क्या कैलकुलेट किया था हमने, lambda square plus 12 by 12, 12 to 12 cancel, you got the C1। Here is the condition कि lambda square plus 12 this should be not equal to 0। ठीक है ना, आपका जो आपका डेल्टा था, ये कंडीशन हमें क्या कहती है कि लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे इक्वल टू वाली को। ठीक है, तो लैम्डा ये नहीं होना चाहिए। ओके, देन डेल्टा 2 रिप्लेस बाय सेकेंड कॉलम इन द डेल्टा बाय द राइट हैंड साइड एंड सॉल्विंग दिस बाय दिस विद माइनस साइन, आई ऑब्टेन 1/3। So what is the unique value? This implies C2 will be equal to delta 2 by delta, and delta 2 क्या हो जाएगा, this is 1/3 and delta is lambda square plus 12 by 12. So this is 4 by lambda square plus 12. This is the value of C2 when lambda square plus 12 is not equal to 0. My objective is here to find the unique solution. So the unique solution for the given Freedom integral equation of second kind, that is given in equation number 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ C1 and C2 in equation 3।
3 इक्वेशन क्या थी आपकी, g ऑफ s इज इक्वल टू s प्लस लैम्डा इंटू एस इंटू C1. C1 क्या है आपका 6 माइनस लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 प्लस आपका नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर 3 दैट इज माइनस लैम्डा एंड C2 इज योर 4 बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस 12. तो इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लीजिए, लैम्डा लैम्डा कॉमन कर लीजिए और सिंप्लीफाई करके और मोस्ट आंसर दे सकते हो. तो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. तो वी विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन इन द सी पार्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and it's request to all, please share it with your friends. Thank you so much.